ओके सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लाए हैं थर्मोडायनामिक रिवीजन इन वन शॉट। सो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ या उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स कहीं ना कहीं से पढ़ा है, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से पूरी पिक्चर क्लैरिटी नहीं है कि फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करने हैं या फिर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं या फिर कॉन्सेप्ट क्या है। सो इन बच्चों के लिए हम आज ये रिवीजन वीडियो शूट करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले। सो थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहली चीज़ जो आप सीखने वाले हैं वो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आप सभी लोग जानते होंगे इस फैमिलियर फॉर्मूला से कि जो भी ये फॉर्मूला वैसे कैसे कहता क्या है कि जो भी आप हीट सप्लाई करने वाले हैं वो हीट दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक होता है आपका इंटरनल एनर्जी प्लस दूसरा होता है आपका वर्क। इन दो चीज़ में आपका हीट एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, तो आप सपोज़ ये हमारा पहला इनिशियल सिस्टम है और ये हमारा आफ्टर का सिस्टम है। सो दिस इज़ अवर बिफोर सिनेरियो, दिस इज़ अवर आफ्टर सिनेरियो। एंड बिफोर सिनेरियो में हमने इस सिस्टम को थोड़ी सी हीट प्रोवाइड की। तो वो जो हीट रहेगी ना बेटा, आप जानते हो वो हीट क्या करेगी, अंदर के पार्टिकल्स की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर देगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर देगी, जिसकी वजह से क्या होता है उसको कुछ इंटरनल एनर्जी मिलती है। लेकिन सारी की सारी एनर्जी खाली इसमें नहीं जाती है, कुछ एनर्जी वर्क करने में भी चल जाती है। अब फिजिक्स में वर्क मतलब क्या होता है सॉरी, फिजिक्स में वर्क मतलब क्या होता है, फिजिक्स में वर्क मतलब होता है कुछ मोशन करना। तो होता क्या है कि आपका ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन आपका पीछे मूव हो जाता है। तो इसी को हम कह देते हैं कि कुछ आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया है और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से आपका कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। तो यही तीन चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो आप बेसिकली 4 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जिसमें सारी सारी चीज़ें आपकी आने वाली है। सिमिलरली वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं। इस केस में हम यहाँ से यहाँ गए थे, ये हमारा बिफोर था, ये हमारा आफ्टर था। आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, आफ्टर से बिफोर में भी जा सकते हैं। बस इसमें क्या करना होगा कि आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे आपको कुछ हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी मिलेगी। वो सारी चीज़ें हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। सो दिस वॉज द बेसिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमको देखना था। अब अगली चीज़ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। तो देखिए हमारा ये जो भी सिस्टम है ना, पिस्टन और सिलेंडर का सिस्टम, इसको हम बनाते इसलिए हैं ताकि इससे हम कुछ वर्क करा सके। तो फिजिक्स में कोई भी चीज़ आप बनाते हैं उसका बेसिक पर्पस होता है आपको वर्क करके देना। तो कभी भी सिस्टम अगर आपको वर्क करके देता है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क, और अगर हमें सिस्टम पर वर्क करना पड़ता है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव वर्क। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। सिमिलरली अगर आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसको चलाने के लिए हीट लगेगी, जैसे हमको पंखा चलाना है हमको इलेक्ट्रिसिटी लगती है। सो ये वाली चीज़ हो गई। स्टीम इंजन चलाना है तो हमको कोयला जलाना पड़ता है। सिमिलरली अगर आपको इस पिस्टन को मूव करना है तो आप क्या करेंगे, आप बाहर से कुछ हीट प्रोवाइड करेंगे। तो कभी भी जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि आप कर रहे हैं पॉजिटिव हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड वाइस वर्सा अगर सिस्टम से आप हीट निकालते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये आपकी नेगेटिव हीट होती है। तो ये कुछ बेसिक्स है जो आपको ध्यान रखने रहेंगे वहाँ पर। सो दिस वाज वन मोर स्टफ अगेन। देन आइडियल गैस इक्वेशन, इसका काम हमको आते रहेगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन आपकी क्या है, सो इट सेज दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी क्या है, पी इज़ प्रेशर ऑफ द गैस, वी इज़ वॉल्यूम ऑफ द गैस, एन इज़ नंबर ऑफ मोल, आर इज़ कॉन्स्टेंट एंड टी इज़ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो गया, लेट्स से कि हमारा बिफोर सिनेरियो है एंड ये हमारा आफ्टर सिनेरियो है। तो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसको हम हर जगह अप्लाई करेंगे। तो ये इक्वेशन इतना मस्त है, ये बताता है कि गैस लेट से 5 मिनट पहले इस स्टेट पर थी और 5 मिनट बाद इस स्टेट पर आ गई है। तो हर स्टेट पे आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो लेट से इस गैस का इनिशियली इस स्टेज पर इसका कुछ प्रेशर P1 है, वॉल्यूम कुछ V1 है एंड टेम्परेचर कुछ T1 है। एंड सिमिलरली इसका यहाँ पर प्रेशर कुछ P2 है, वॉल्यूम कुछ V2 है और टेम्परेचर कुछ T2 है। तो फर्स्ट स्टेट में आप कैसे यूज़ अप्लाई करेंगे इसको, वी कैन से सर इट इज़ P1 V1 इज इक्वल टू nRT1। तो ये हमने कर दिया बिफोर स्टेट में अप्लाई। और आफ्टर स्टेज में कैसे करेंगे, P2 V2 इज इक्वल टू nRT2। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई दिस एनीवेयर। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप 4 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। हर प्रोसेस में आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन है। सिमिलरली जो हमने पीछे देखा था, आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसको भी आप हर प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर नो एक्सेप्शन। आप इस चीज़ को ऐसे लिख के रख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अप्लाइड इन ऑल प्रोसेस, अप्लाइड इन ऑल प्रोसेस। अब हम कुछ ऐसे फॉर्मूला देखेंगे जो सिलेक्टिव खाली कुछ ही प्रोसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट मी टू राइट, आप भी लिखते रहिएगा इसको, अप्लाइड इन ऑल प्रोसेस। अब उन इंडिविजुअल प्रोसेस में ऐसे कौन से फॉर्मूला जो खाली उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोसेस में लगेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में आ जाते हैं। तो इसका एक अलग नाम भी अपना, क्या नाम है हमारा, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है,
आइसोबारिक प्रोसेस भी इसको कहते हैं हम। तो आप इमेजिन करिए कि ये आपकी गैस का बिफोर का स्टेट था और ये आपका आफ्टर का था। तो बिफोर में हमने कुछ हीट दी, आपका ये पिस्टन थोड़ा पीछे आ गया, गैस आपकी एक्सपांड हो गई। सो हीट की वजह से क्या हो जाएगा, उसका कुछ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो बेसिकली सिंस देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा। तो यहाँ पर वर्क कितना होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, इट इज़ पी टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। तो डेल्टा वी क्या है आपका, इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, एंड पी इज़ द प्रेशर। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आपका बेटा यहाँ पर जो भी प्रेशर होगा वो चेंज नहीं होगा, तो प्रेशर सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, है ना। ये बाद में आपका जस्ट अ सेकेंड, ये आपका पी का पी ही रहेगा और वॉल्यूम वी से V2 हो जाएगा और टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा। सो ये वाली चीज़ थी। तो अच्छा हाँ, दिस इज़ अ प्रोसेस। अच्छा, इसमें एक और वेरिएशन है, एक वेरिएशन और क्या लेके आ सकते हैं कि डेल्टा W इज इक्वल टू NR डेल्टा T, ठीक है, और विच यू कैन ऑल्सो राइट NR T2 माइनस T1। आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया, बहुत सिंपल है। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये ब्रैकेट आपको क्या देगा, आपको देगा कि PV2 माइनस PV1। तो अगर हम इस बिफोर वाले केस में इक्वेशन लिखे, वील राइट PV1 इज इक्वल टू NR T1, एंड यहाँ पर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, PV2 इज इक्वल टू NR T2। बस उन्हीं को जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको बच्चा ये वाला आपको मिल जाता है। सो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला आपका ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया। ऊपर वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आपको प्रेशर और वॉल्यूम सिस्टम का गिवन होगा, और नीचे वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब आपको टेम्परेचर गिवन होगा, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा खेल करता है कई बार कि खाली टेम्परेचर दे देगा, बोलेगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, बच्चा सोचता है कि सर मुझे प्रेशर वॉल्यूम तो पता ही नहीं है, लेकिन टेम्परेचर तो पता है, नंबर ऑफ मोल्स वो दिया रहेगा वहाँ पर। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू अप्लाई द स्टफ। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया वर्क के फॉर्मूले। अब वर्क के अलावा और भी कुछ फॉर्मूलेस हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के, उसको भी हम देख लेते हैं। अब ये जो हम देखने जा रहे हैं, दिस इज चार्ल्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बिफोर केस की, हमारी सेकंड इक्वेशन है सेकंड केस की, इन दोनों का हम रेशियो ले लेंगे। तो हमको मिलेगा क्या बेटा, वी विल गेट V1 बाय V2 इज इक्वल टू NR कैंसिल हो जाएगा, तो T1 बाय T2। अब कई बच्चे के मन में आएगा सर ये N कैसे सेम है। अब आप सोचिए N क्या है, N इज़ अ नंबर ऑफ मोल। ये सिंपली टेल्स कि अंदर पार्टिकल कितने हैं आपके पास, है ना। जैसे ये जो लाल 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 डॉट हमने बना के रखे हैं यहाँ पर, तो हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर। तो आप देखिए, जस्ट अ सेकेंड, मैं लेज़र पॉइंट लेके आता हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पर सपोज 11 पार्टिकल्स है। जब ये गैस आपकी एक्सपांड हो जाएगी तब उस टाइम पे भी तो 11 रहेंगे। तो एन आपका चेंज कब होता है, या तो गैस आपकी लीक होकर निकल जाए, या तो गैस आपकी एडिशन हुई हो, तो उस टाइम पे आपका एन चेंज होता है। तो इसीलिए इन इक्वेशंस में आपका एन सेम रहेगा। सो डेट इज़ अ स्टफ। जब आप रेशियो ले लेंगे तो यू विल गेट दिस। तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। अब इस इक्वेशन का मतलब समझिए सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, क्योंकि V1 के सामने न्यूमरेटर में T1 आया है। तो कभी भी रेशियो में ऐसा आता है, इट मीन्स दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या, लेट्स से क्वेश्चन कहता है फर्स्ट केस में वॉल्यूम V1 था, नेक्स्ट केस में वॉल्यूम 2 टाइम्स ऑफ V1 हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो डायरेक्टली आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि सर अगर फर्स्ट केस में टेम्परेचर T1 था तो नेक्स्ट केस में टेम्परेचर भी आपका 2 टाइम्स ऑफ T1 हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ है, यही हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अब सपोज यहाँ पर तो आपका एक्सपांशन हुआ है, किसी कंप्रेशन केस में अगर दिया होता कि भाई हमारा वॉल्यूम हाफ हो गया है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई सेकंड केस में अपना टेम्परेचर भी जो होगा वो हाफ हो जाएगा। आई होप ये सच चीज़ आप समझे। तो लेट्स से यहाँ पर वॉल्यूम V1 था, यहाँ पर वॉल्यूम कम होके कह देता है कि V1 बाई 2 हो गया है, तो आपका टेम्परेचर भी यहाँ पर जो होगा T2 वो T1 का हाफ हो जाएगा। सो डेट इज़ हाउ वी हैव टू वर्क। सो अगर आपसे कोई पूछ दे भाई साहब कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में कितने फॉर्मूले हैं, तो दीज आर द वेरियस फार्मूलाज दैट यू विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। सो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। और PV इज इक्वल टू NRT तो आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। डेल्टा Q इज इक्वल डेल्टा V प्लस डेल्टा W भी आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इसी में अगेन आई विल जस्ट राइट इट ओवर हेयर कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ओवर हेयर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए। अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है, अभी तक आपको जो भी क्वेश्चन आएगा ना बच्चा, वो क्वेश्चन आपको कैसा आता है आपने देखा होगा कि जो डेल्टा Q होगा उसका वैल्यू आपको दे के रखेगा। वो कह देगा कि 500 जूल्स ऑफ हीट इज़ एडेड, है ना। और वो कह देगा कि इंटरनल एनर्जी का कुछ वैल्यू दे देगा कि इट इज़ इंक्रीज बाय 100 जूल्स, पूछेगा वर्क बता दो या फिर टेम्परेचर चेंज बता दो। तो उस तरीके से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आगे जाके जब थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 2 हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये डेल्टा Q को डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तब वहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेट इज़ NCP डेल्टा T। तो वो एक चीज़ हो जाएगी कि ये चीज़ आपसे कैलकुलेट करवाएगा वो, ठीक है। सो उस पर आते हैं, लेकिन फ़िलहाल आज हमारा ये बेसिक है।
तो अपन इसके हिसाब से प्रोसीड करते हैं. सो आई होप दिस पार्ट वॉज क्लियर. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स इन कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस. नेक्स्ट थिंग इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. तो इसमें क्या होता है, यही आपका बिफोर एंड आफ्टर केस है. इसमें आप हीट देते जाते हैं लेकिन आपका पिस्टन एक्सपांड या कंप्रेस नहीं होता है. ठीक है, तो वॉल्यूम रिमेन सेम. तो हीट देने की वजह से क्या हो जाता है, पूरी की पूरी जो भी आप हीट देते हैं वो पूरी पूरी इंटरनल एनर्जी में चल जाती है और इस प्रोसेस में कोई भी वर्क नहीं होता, क्योंकि वर्क मीन्स डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कुछ तो हुई नहीं है, पिस्टन वहीं का वहीं पर है. सो डायरेक्ट आप आंख बंद करके यहाँ पर कह सकते हैं कि सर डेट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी ज़ीरो. तो नो अदर फॉर्मूला. तो अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे, डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. तो डेल्टा क्यू जो होगा आपका, हीट तो आपने दी है या फिर ली होगी, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू डायरेक्टली, एंड इसकी वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाती है. तो आप डायरेक्टली ये चीज़ आप कर सकते हैं. सो आई होप ये चीज़ क्लियर है. फिर अगेन हम वो इक्वेशन लिख देते हैं. तो लेट्स से यहाँ पर प्रेशर कुछ P1 था पहले, वॉल्यूम V था, टेम्परेचर T1 था. और नेक्स्ट सिनेरियो में प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया. तो अब क्या हो जाएगा बच्चा आपका, ये वी कैन से सर दिस विल बी, इक्वेशन लिख देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. इसका क्या हो जाएगा, P1V इज इक्वल टू nRT1. और इसका क्या हो जाएगा, P2V इज इक्वल टू nRT2. आई होप यहाँ तक सही है. अब आप रेशो ले लीजिए. तो दिस विल बी P1 बाई P2 इज इक्वल टू nR कैंसिल T1 बाई T2. यही चीज़ है आपका चार्ल्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम वाला. ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं P1 के सामने T1 है, मतलब दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो वही फंडा आएगा. क्वेश्चन अगर कहता है कि हीट करने से प्रेशर उसका डबल हो गया है P2, तो टेम्परेचर भी जो आपका होगा वो डबल हो जाएगा, है ना. एंड वाइस वर्सा अगर कहता है कि प्रेशर हाफ हो गया है तो टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा. प्रेशर 1/3 हो गया तो टेम्परेचर भी 1/3 हो जाएगा नेक्स्ट केस में. आई होप यहाँ तक क्लियर है. तो इसमें मेजर फॉर्मूला क्या है, एक तो ये आपको ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखनी है, आप नॉर्मल देख सकते हैं, क्योंकि लिए जो भी हम गैसेस स्टडी करते हैं उसमें खाली 3 हीरो होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. ठीक, तो इस केस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट था तो P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए. पहले केस में आपका प्रेशर कांस्टेंट था तो V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट केस थोड़ा सा हमारा अलग है. तो नेक्स्ट केस पे आते हैं हम. नेक्स्ट केस इज़ आवर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं अपना आइसोथर्मल प्रोसेस भी हम कहते हैं. सो अगेन सपोज कर दिए कि हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं और समहाउ ये एक्सपांड हो गया, बट इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ समहाउ. ओके, तो इसका जब टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ है तो उस केस में क्या होता है कि किस तरीके से कितना वर्क होगा. बच्चा सोचेगा सर ऐसे कैसे टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ हुआ. तो आप सोच सकते हैं कि ये जो तो थ्योरी क्या होती है कि हम इस चीज़ को बहुत ही स्लो लेके जाते हैं, बहुत ही स्लो मूवमेंट जब हम इसका करते हैं फॉर अ वेरी माइन्यूट टाइम, तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज इज़ वेरी नेग्लिजिबल. सो ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे तो उसके लिए वो नेसेसरी रहेगा. सो दिस वाज वन थिंग. तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में आप इक्वेशन कैसे बनेंगे, तो वर्क का जो फॉर्मूला है आपका वो डायरेक्ट है, इट इज़ nRT ln V2 बाय V1. दिस इज़ अ बेसिक फॉर्मूला. अब इसी में बहुत सारे 6 वेरिएशन आते हैं टोटल वर्क के कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में. यहाँ पर लिख देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. तो ये हो गया. अब यहीं पर सिनेरियो हम लिख लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, पहले अपना कुछ प्रेशर P1 होगा, वॉल्यूम कुछ V1 होगा, टेम्परेचर T होगा. सेम यहाँ पर प्रेशर कुछ P2 होगा, वॉल्यूम V2 होगा, टेम्परेचर T होगा. सो वी कैन से सर दैट दिस इज P1 V1 इज इक्वल टू nRT, एंड वेयर वी कैन से सर दिस इज P2 V2 is equal to, again we can say this is nRT. अब again we can take the ratio of these two equations, we will get P1 V1 by P2 V2 is equal to 1. अब बस थोड़ा सा हम इसको अगड़म तिगड़म कर देंगे. P1 by P2 आ जाएगा आपका बच्चा V2 by V1. यस, अब आप देखिए प्रेशर ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है, तो डेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो अब होता क्या है कि अगर यहाँ पर कहता है कि भाई हमने इसको एक्सपांड कर दिया, लेट से आपका प्रेशर डबल हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पर वॉल्यूम आपकी हाफ हो जाएगी. तो वो एक चीज़ है, यहाँ पर हमारा एक्सपांशन का केस था, बट दैट इज़ हाउ द सिस्टम विल वर्क इन दिस सिनेरियो. तो ये आपका बॉयल्स लॉ है आपका बेसिकली. तो बॉयल्स लॉ आपका क्या कहता है कि आपका जो प्रेशर है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. आई होप ये चीज़ आप समझे हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस थोड़ा सा अलग है बस बाकियों के मुकाबले में. सो दिस वॉज वन स्टफ. अब इसी में देखो ये जो आपका फॉर्मूला दिख रहा है ना बेटा, इसमें 6 वेरिएशन आते हैं. पहला वेरिएशन देखो कैसा आएगा, तो वी से डेल्टा W इज इक्वल टू nRT ln. अब V2 बाई V1 आपको दिख रहा है ना, V2 बाई V1 की जगह पे हम लिख सकते हैं P1 बाई P2. सो आई विल से सर दिस इज़ P1 बाई P2. फिर वापस अब इसी में देखो ये nRT दिख रहा है ना, nRT की जगह पे आप चाहो तो P1 V1 भी लिख सकते हो और P2 V2 भी लिख सकते हो. तो उसकी वजह से और दो वेरिएशन आ जाएंगी तो हर एक में. तो लेट से मैं इसी में पहले मैं रिप्लेस कर देता हूँ P1 V1
ln V2/V1 और सेकंड आ जाएगी अपनी P2V2 ln V2/V1 और लास्ट वाला आ जाएगा डेल्टा W इज इक्वल टू, इस वाले से अगर हम ले लें इक्वेशन तो वी कैन से सर P1V1 ln P1/P2 एंड दिस विल बी P2V2 ln P1/P2। आई होप ये चीज़ समझे। तो टोटल वेरिएशन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल 6 वेरिएशंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। सो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी हो सकता है कि आपको टेम्परेचर में दिया हो, प्रेशर वॉल्यूम ना दिया हो, है ना, और आपको वॉल्यूम का रेशियो दे दिया हो, तो बेस्ट है भाई, तब तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। लेट से आपको टेम्परेचर दे दिया है और प्रेशर का रेशियो दे दिया है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, है ना। लेट से टेम्परेचर नहीं दिया है किसी दिन, खाली इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम दे के रखा हुआ है ना, और वॉल्यूम का रेशियो दे के रखा है, उस दिन हम इसको यूज़ कर लेंगे। लेट से फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम दे के रखा है और वॉल्यूम का रेशियो दे के रखा है, उस दिन हम इसको यूज़ कर लेंगे, है ना। एंड लास्ट में अगेन प्रेशर वॉल्यूम दिया है और प्रेशर का रेशियो दे के रखा है, तो ये प्रेशर वॉल्यूम फाइनल वाले का दिया और प्रेशर का रेशियो दिया है, तो ये, तो इस तरीके से पूरा का पूरा अगड़म तिगड़म हमको यूज़ करना होगा। अगेन द थिंग्स विल बी ईजी, नीट एंड मेंस में ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, अभी तो बस हम माहौल बना रहे हैं इसमें। सो ये चीज़ हो गई। तो ओवरऑल ये 6 फॉर्मूले हो गए आपके, और ये वाला आपने ध्यान रखनी है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, आपको बस ध्यान रखना है कि सर P, V और T है अपना हीरो, ये कांस्टेंट हो गया। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो P और V में क्या रिलेशन है इनवर्स का, फिर उससे आप डायरेक्ट आंख बंद करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जैसे हमने बताया था PVT है, एंड इस केस में अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो गया तो P और T में बस आपको ध्यान रखना है 2 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 1 में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जो कांस्टेंट होगा उसको तो हम उड़ा ही देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको उड़ा दिया हमने, तो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस तरीके से तो बेसिकली हम जिस ऑर्डर में पढ़ते हैं उस ऑर्डर में पहले प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पढ़ते हैं, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ते हैं, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पढ़ते हैं। तो पहले 2 जो हम पढ़ते हैं उसमें डायरेक्ट रिलेशन है और लास्ट वाले में इनवर्स रिलेशन है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे खतरनाक, जिसको माना जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता, इसमें PVT सबके सब चेंज होते रहते हैं, बट देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज in between the system and the surrounding. So it is a thermally isolated system. So that is one stuff. Thermally isolated as well as there is no, so sorry. I said thermally isolated, not thermally isolated. Thermal energy will exchange, but there will be no heat exchange. I mean temperature will change, but the heat energy will not change. ठीक है। सो सॉरी अगर मैंने स्टार्टिंग में कुछ गलत बोला, तो इट सिंपली मीन्स कि हीट एनर्जी जो होगा वो ज़ीरो होगा। आप ना ही सिस्टम में हीट डाल पाएंगे, ना ही आप सिस्टम से हीट निकाल पाएंगे। तो सीधी सी बात तो ये हो गई। तो अगर आप यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर आप ये लगाएंगे अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये तो ज़ीरो हो गया बच्चा पूरा। तो वी कैन से डैट इंटरनल एनर्जी इज़ माइनस ऑफ डेल्टा W। तो ये एक रिलेशन आ जाएगा। तो इसमें वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा सिंपल होता है, इट इज़ P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। अब गामा क्या क्या था आपका, मोनोक्रोमेटिक गैस, डाइक्रोमेटिक, मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस और ट्राई एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपका 1.67 हो जाता है, डाई के लिए मैं भूल रहा हूँ नंबर, बहुत दिन हो गया पढ़ा के, 1.4 होता है, और ट्राई के लिए 1 और पॉली एटॉमिक गैस के लिए 1.29 होता है। तो ये वाली एक चीज़ हो गई। अब बेटा ध्यान से देखना कि आपका जो मोनो एटॉमिक गैस है आपका, सो मोनो एटॉमिक गैस में क्या क्या गैसेस आ जाएंगी आपकी जो अकेली रहती हैं, जैसे हीलियम हो गया आपका, हीलियम इज़ अ मोनो एटॉमिक गैस, ये He2 नहीं होता, ठीक है। डायटोमिक गैस में क्या आता है, H2 आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है। ये लोग हमेशा 2-2 के जोड़ी में आपको मिलेंगे। हीलियम आपको अकेला मिल जाएगा, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, दीस आर ऑल मोनो एटॉमिक गैस। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन कहेगा कि ये जो गैस अंदर रखी है ना हमने, यहाँ पर ये जो हमने गैस डाल के रखी है सिलेंडर में आपके, तो ये जो गैस है आपकी, सपोज़ ये हीलियम से बनी हुई है ना, एंड वहाँ पर हमने इसको एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन किया हुआ है, तो उस टाइम पे हमको गामा 1.67 यूज़ करना रहेगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही कहेगा, क्वेश्चन हमेशा कहेगा नहीं आपको कि मोनो एटॉमिक है डाई एटॉमिक है, आपको दिमाग लगाना है भाई हीलियम है तो मोनो है कि डाई है कि डाई। फिर आप समझ लीजिए ये पॉली एटॉमिक गैस आपका सपोज CO2 दे दिया है ना, यहाँ पे 3 एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो उस सिचुएशन में ये चीज़ आपकी आएगी। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर है। अगेन P1V1 क्या है, पहले इनिशियल का प्रेशर वॉल्यूम आप ऐसे समझ सकते हैं सब, फिर ये बात का P2V2 T2। अच्छा, इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, P1V1 को आप लिख सकते हैं nRT1, इसको लिख सकते हैं nRT2। तो ये दिस फॉर्मूला वर्क आपका फॉर्मूला वापस आप कह सकते हैं सर दिस विल बी
एन आर वी कैन से T1 माइनस T2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ठीक है, सो आई होप ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आता है आपका, उसको देखते हैं हम। तो पहले जो हम चीज़ें करते थे, जो राइट साइड वाला चेम्बर था, ये सब जो भी हम डेरिवेशन करते थे बड़े आराम से हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा खिचड़ी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो आपका बेसिक इक्वेशन आप जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में कि PV रेस टू गामा आपका कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले प्रोसेस का P1 V1 रेस टू गामा विल बी इक्वल टू सेकंड प्रोसेस का P2 V2 रेस टू गामा। सेकंड और फर्स्ट प्रोसेस मतलब क्या, ये आपका बिफोर का सिनेरियो का P1 V1 रेस टू गामा विल बी इक्वल टू आफ्टर का P1 V1 रेस टू गामा। सो यहाँ पर रेशो क्या बनता है, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। अगेन देखिए आप इन्वर्स का रिलेशन है विद अ गामा ओवर देयर। तो ये हो गया। फिर अगली चीज़, एक रिलेशन इसका टेम्परेचर के साथ भी है। सो टेम्परेचर के साथ इसका जो रिलेशन है उसको आप यहीं से ऑब्टेन कर सकते हैं बेसिकली। एक या तो रट्टा मार सकते हैं या तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। तो वो शायद मेरे ख्याल से TV रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू C, मेरे ख्याल से ये। अब इसको डिराइव कैसे करेंगे, इसको आप इसी से डिराइव कर सकते हैं। डेट्स सर PV रेस टू गामा को आप C बोलते हो ना, एंड प्रेशर को मैं PV इज इक्वल टू NRT कहता हूँ। तो प्रेशर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि मुझे प्रेशर नहीं चाहिए, तो प्रेशर को मैं रिप्लेस कर दूंगा। आई कैन से सर दिस इज़ NRT बाई V। NRT को मैं अगर वहाँ पर लिख दूँ तो आई कैन से सर दिस इज़ NRT बाय V, है ना, और मल्टीप्लाई बाय V रेस टू गामा इज इक्वल टू C। तो अब देखो NR भी तो कांस्टेंट ही है, तो ये कांस्टेंट अगर यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो फिर भी कांस्टेंट मिलेगा। तो ओवरऑल क्या मिलता है, TV रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू C। इसका मतलब क्या हो गया आपका कि फर्स्ट प्रोसेस का T1, सेकेंड प्रोसेस का फर्स्ट प्रोसेस का T1, फर्स्ट प्रोसेस का V1 रेस टू गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू T2 V2 रेस टू गामा माइनस 1। आई होप ये चीज़ आप समझे। एंड सिमिलरली इससे एक रिलेशन मिलता है आपको जिसमें क्या कहते हैं कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर का एक रिलेशन मिलता है। उसको अगेन आप डिराइव कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो बेसिकली मैं याद नहीं रखता हूँ बिकॉज यू कैन डिराइव इन अ मोमेंट। सो PV रेस टू गामा इज इक्वल टू C। अब आप सोचिए आपको प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए तो हमको वॉल्यूम की बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो PV इज इक्वल टू NRT है आपका। सो वी कैन से सर दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू NRT बाई P। डेट्स इट, आपका काम हो गया। सो P इंटू वॉल्यूम की जगह पे अपन लिख देंगे NR रेस टू T बाई P द होल रेस टू गामा इज इक्वल टू C। द होल रेस टू गामा मतलब वो गामा अब हर किसी को मिलेगा, मैथ्स का बेसिक। कुछ बच्चों को नहीं पता होता सर ये क्या होता है, तो ये हर एक एलिमेंट को मिल जाएगा। तो होता क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, जाके उधर डिवाइड हो जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको कांस्टेंट ही मिलने वाला है। अब ये जो P का गामा है ऊपर जाएगा तो मिलेगा P रेस टू 1 माइनस गामा इंटू T रेस टू गामा इज इक्वल टू C। तो ये हो गई आपकी तीसरी मज़ेदार चीज़। व्हाट डज डैट मीन कि पहले प्रोसेस का P1 माइनस गामा T1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2। बोलोगे सर इतना सब कुछ आता है क्या एग्ज़ाम में, तो नीट वालों को नहीं आएगा मोस्टली। किसी दिन अगर एग्जामिनर का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब, उसने बोला कि चलो भाई आज पेपर बनाते तो नहीं आएगा। हाँ, JEE मेंस वालों को थोड़ा रेडी रहना है। नहीं आने के चांसेस 60% है, लेकिन फिर भी डेट मैटर्स। 4 मार्क्स आपका फ्री में दे के जाएगा आपको। तो देगा कैसे आपको, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन यही देगा बेटा कि ये देखो आपको बिफोर एंड आफ्टर का केस दे देगा। देखो क्वेश्चन किस टाइप का वही आपको बता देता हूँ। ये बिफोर एंड आफ्टर का केस दे देगा, कहेगा कि भाई पहले वाले का प्रेशर कुछ है, दूसरे वाले का पहले वाले का प्रेशर कुछ है, पहले वाले का टेम्परेचर कुछ है। अच्छा, इसको मैंने T1 नहीं लिखा है, ये T1 है बेटा। पहले वाले का प्रेशर कुछ है, पहले वाले का टेम्परेचर कुछ है, दूसरे वाले का प्रेशर कुछ है, पूछेगा दूसरे वाले का टेम्परेचर बताओ। बस इतना ही आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आता है आजकल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। सो सिंपली प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूले की बत्ती आपकी जल जानी चाहिए, है ना। या फिर यहाँ पर ही आपको रेशियो दे देगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर रेशियो दे देगा तो आप कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली वैसे कर सकते हैं। यू कैन से सर दैट दिस विल बी P1 बाय P2 होल रेस टू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 बाई T1 होल रेस टू गामा, है ना। तो ये वाली एक चीज़ होगी। आप चाहिए तो आप गामा को यहाँ भी भेज सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ गामा लेके। सो P1 P2 स्क्वायर रूट ऑफ गामा नहीं, मतलब कि रूट ऑफ गामा लेके जो भी होता है, जैसे क्यूब रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, वैसे गामा कह करके आप इसको T2 बाई T1 भी लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हम इस चीज़ को और डिटेल में देखेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझा है। तो यहाँ पर हमने बस देखे हैं कि 4 प्रोसेस में आप क्या क्या फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वॉज वन थिंग। अब हम थोड़े न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होंगे।